उल्लू बनना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आइए policybazaar.com पर और कंपेयर कीजिए सभी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स। Check this out. Play track 12. Temperature, please. This is so cool. Steers like a dream. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में हम हैं बनारस में, समझ रहे हैं इस शहर को कि ये शहर कैसे आगे बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ने में और किस चीज की जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा बनारस के निवेशक हमारे साथ इस घंटे में जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं शेयर बाजार में किस तरह से निवेश किया जाए, किन बारीकियों का ख्याल रखें। और ऐसा ही एक सवाल है बनारस के अनीश जैन का। अनीश जी, पूछिए अपना सवाल। जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में जी हाँ, तो छोटे निवेशक भी बहुत हैं और वो जब बाजार में पैसा लगाएं तो किन बातों का ख्याल रखें। डी शर्मा हमारे साथ मुंबई से हैं। शर्मा जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि छोटे निवेशक जब बाजार में पैसा लगाएंगे तो वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें। देखिए, अगर आपको इक्विटी की डायरेक्ट नॉलेज नहीं हो तो सबसे पहला तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो मेरे ख्याल से जो सेफ टाइप के सेक्टर्स हैं वहाँ से आप शुरुआत करें और दो चीज़ें देख लें। एक तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हों, दूसरा मैनेजमेंट अच्छा हो और साइज बड़ी हो कंपनी की, और तीसरा अगर आप और देख पाएं कि आपको कंपनी से डिविडेंड यील्ड मिल रही है। ये अगर तीन चीजें आप देख लें तो मैं समझता हूं आप अपने इन्वेस्टमेंट को काफी सेफ कर सकेंगे। और साथ ही साथ फॉर्चुनेटली जैसा इस समय माहौल है, यानी कि जिस समय मार्केट में सेल लगी हुई है, अभी डिस्काउंट सेल चल रही है मार्केट के अंदर, तो इस तरह की डिस्काउंट सेल जिस समय लगी हुई है उस समय अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपकी रिस्क वैसे भी बहुत कम हो जाती है, डाउन साइड रिस्क नहीं रहती है और 6 से 12 महीने में आपको जरूर अच्छा पैसा मिलता है। तो इस समय अगर आप जैसे कोई ले इन्वेस्टर है जिसको ज्यादा समझ नहीं है, उसको पैसा लगाना हो, तो ऐसे बैंकिंग स्टॉक आप चुने जहां आपको यील्ड मिल रही हो, जो अपने टॉप लेवल से अभी 30-40%, 50% नीचे हो, वहां अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी डाउनसाइड रिस्क जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और अपसाइड में आपको अच्छा रिटर्न जो है 6 से 12 महीने के अंदर मिल सकता है। ओके, एक और दर्शक हमारे साथ हैं बनारस से, विवेक पांडे। पांडे जी, बताइए क्या है आपका सवाल। पिछले 3-4 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स में। अभी जो वैश्विक स्थिति है, मार्केट काफी स्थिर है, जिससे काफी नुकसान भी हो रहा है। कितना बड़ा पोर्टफोलियो है आपके पास अभी? हमारा बहुत छोटा पोर्टफोलियो है। कितने स्टॉक्स हैं? 10 स्टॉक्स होंगे। 10 स्टॉक्स हैं, तो आप पोजीशन अपनी होल्ड करके बैठे हैं, काफी लॉस में है। हाँ, यानी अगर ऊपर के लेवल पर तेजी में खरीदारी की और अब अटके हुए हैं तो सवाल यही है कि क्या आप भी निकल जाएं या फिर बने रहें। सही मौका है और हो सके तो थोड़ा और पैसा लगाएं। जाहिर है कि जिस तरह का उतार चढ़ाव है उससे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। आशीष, क्या सही स्ट्रैटेजी होगी इस समय? मेरा तो मानना है प्रदीप, यदि 2-3 साल से निवेश कर रहे हैं और अभी तक स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है तो बने रहे। यदि 3 साल के मार्केट का परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो जैसे अक्टूबर 2007 में इंडेक्स 7,500 था और आज भी इंडेक्स 17,500 के आसपास था और काफी अच्छा एप्रिसिएशन पिछले 3 साल में निवेशकों को मिला। बट क्योंकि आपने कुछ ऐसे स्टॉक खरीदे जो आपने हाई रेट पे परचेज कर लिए हैं और अभी उनका सही समय नहीं है, तो सबसे पहले देखिए यदि लार्ज कैप स्टॉक्स है तो आप उसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो अभी वोलेटिलिटी बाजार में बनी हुई है या एक रिसेशन की खतरे बाजार फेस कर रहा है, तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन खतरों को पार करने में सक्षम है। यदि आपने बहुत स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेके रखा हुआ है और यदि सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन बेस पे आपने कुछ स्टॉक्स परचेज कर लिए हैं तो उन स्टॉक से आप थोड़ा सा एग्जिट प्लान करें। इसके अलावा यदि पिछले 1 महीने का भी हम परफॉर्मेंस देखें तो एक ग्रुप के ही ऑलमोस्ट 100 प्लस स्टॉक्स ने प्रदीप अपना 50
टू वीक लो टच किया था। तो मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी बाजार में एक सेल लगी हुई थी, तो इस टाइम निवेशकों को मौके ढूंढने चाहिए कि जो ए ग्रुप के स्टॉक्स हैं उसमें निवेश किया जाए, क्योंकि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और आगे जाके रिटर्न भी देंगे। तो निवेशक से को मेरा एडवाइस रहेगा कि अपने जो पोर्टफोलियो में है उसमें स्मॉल मिड कैप स्टॉक एक बार बेचें और ए ग्रुप के लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदें। मौके हैं इस समय, अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कीजिए, सही स्टॉक्स नई जगह पहचानिए और उनमें पैसे लगाइए गिरावट के दौर में, ताकि आगे अच्छा मुनाफा हो। तो बंसल साहब, ऐसी स्थिति में आपके भी यही ख्याल है कि इस समय मौका है कि आप और थोड़ा एक्सपेंड कर पाएं अपने कारोबार को, नए निवेशकों को जोड़ पाएं? क्या आप कर रहे हैं, कोई तैयारी है आपकी? हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बनास में तो इंटरनेट सही है, लेकिन बनास के आसपास जो यहाँ का एरिया है जिसको स्टेनोपी कहते हैं हम लोग, उस शहरों में इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है। सभी पूरा कारोबार आजकल इंटरनेट पे आ गया है। बीच टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो गई है और इंटरनेट पब्लिक के लिए सस्ता उपलब्ध है। और यदि इंटरनेट अच्छा हो जाएगा तो और क्लाइंट यहाँ जबरदस्त बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट ब्रोकर हर छोटे जगह पे ब्रोकर के स्टॉल ऑफिस लग जाएगी और इन्वेस्टर डायरेक्ट इंटरनेट थ्रू ट्रेडिंग कर पाएंगे। जी टिब्बरवाल जी, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्या इसी तरह की दिक्कत आप भी देखते हैं, महसूस करते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर हो तो शायद बनारस में और ज्यादा लोग जो हैं वो शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए जुड़े? जी जरूर, मैं बंसल साहब से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही यहाँ पे पुअर है। बीच बीच में डिस्कनेक्ट बहुत हो जाता है। जैसे हम लोग ने आसपास में इन दिनों चालू किया ओडियन डाइट देना अपने क्लाइंट्स को, जिससे वो अपने दूर बैठ के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट वॉच। लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि वो फोन पे ही फिर रुकवाना पड़ता है, वो सामने न देखने अवेयरनेस नहीं हो पा रही है पूरी तरह। अगर इंटरनेट आदमी देख रहा होगा तो नेचुरली वो ज़्यादा ट्रेड कर पाएगा। आदमी भाव नहीं देख पा रहा, भाव पूछ रहा है, लाइन मिल रही है नहीं मिल रही है, ब्रोकर बिजी है, अगर आदमी सामने कंप्यूटर पर हमें देख रहा है तो साथ में वो और भी लोगों को एडवाइस दे सकता है और टीवी पर लाइव दे सकता है या बड़े एक्सपर्ट की जो वेबसाइट को देख सकता है, जिससे वो सही चीज़ें जान सक पाएगा और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। चलिए बंसल साहब, एक और सवाल बनारस के इन्वेस्टर का, यहाँ पर अग्रवाल साहब भी हैं जिनका नाम मुझे मिला और कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए सर। मैम, मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है। मैम, मैं ये जानना चाहता था कि रियलिटी सेक्टर में अभी आप क्या क्या ग्रोथ है? जी, तो रियलिटी सेक्टर में यहाँ पर बैठे हुए हैं दो ब्रोकर्स, तो इनसे पहले समझते हैं रियलिटी सेक्टर में अभी आप पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं या उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं बंसल जी? नहीं, हम लोग अभी रियलिटी में बात करते हैं कि बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि खासकर जो कंपनी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अलावा जो मीडियम सेकंड रेंज की कंपनियां हैं उसमें भी बहुत ग्रोथ है। और खासकर जिनका व्यापार बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में है या मीडियम शहरों में है, उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि छोटे शहरों में लोगों का इंटरेस्ट फ्लैट पे जा रहा है और लोग तेजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो रियल एस्टेट को लेकर बहुत पॉजिटिव तो नहीं है यहाँ पे फिलहाल, एक्सपर्ट ऐसा लगता है। लेकिन शर्मा जी, आखिर में जो यहाँ पे बनारस के तमाम दर्शक हैं और साथ ही सारे दर्शक जो आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं, आप आज उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे, कौन से सेक्टर्स में पैसे लगाएं? देखिए, अगर आप इन जनरल सेक्टर्स की बात करते हैं कि कहाँ अभी पैसा लगा करके और आप मीडियम टर्म में जो है अच्छा पैसा बना सकते हैं और साथ ही साथ सेफ्टी भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि इन्फ्लेशन अब पीक आउट होने वाला है और इंटरेस्ट रेटें भी पीक के आसपास है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बेसिस पॉइंट हो सकती है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है आगे पीछे, लेकिन उसके बाद में हम टॉप के आसपास हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल के। तो ऐसे में सबसे पहले जो बेनिफिट होगा वो बैंकिंग सेक्टर को होगा। और जैसा मैंने पहले बताया था कि बैंकिंग अदरवाइज भी एक बहुत स्टेबल और स्टडी ग्रोइंग सेक्टर है, जो ट्रेडिशनली जो है वो जीडीपी से 2.5 से 3 गुना की रेट से हमेशा बढ़ता रहता है। तो अभी भी जब हमारा जीडीपी 7% है, 7 के आसपास या 8 के आसपास है, तो ये सेक्टर जो है 20% की रेट से करीब करीब बढ़ता रहेगा। यानी कि जो बिजनेस लगातार कई सालों तक 20% आपको ग्रोथ रहे देगा, मंदी में भी अभी भी, और उसके बाद में तो जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो शायद और ज्यादा 25 से 30% की भी ग्रोथ आएगी। साइजेबल बिजनेसेज हैं, सारी बैंकें बहुत बड़ी बड़ी साइज की हैं, कई बैंकों में आपको बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलती है। तो बैंकें मेरा सबसे प्रिफर्ड सेक्टर होगा अभी, और चूंकि वैल्यूएशंस बहुत नीचे आ चुके हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आप पैसा लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेंगे। उसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी काफी नीचे आ चुके हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया
की जो इकोनॉमी है और उसका जो डायनेमिक्स है उसको देखते हुए हम ज़्यादा समय तक मंदी में रह पाएंगे। मुझे लगता है कि अभी नहीं तो 6 महीने बाद हमारी इकोनॉमी वापस जो है तेजी से उभरेगी, और पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखते हुए कि ग्लोबल जो सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिनेरियो है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो वीक हो रहा है और उसके चलते कमोडिटीज़ की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस ये नीचे आ रही है। तो मैं समझता हूं कि वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत कंड्यूसिव होगी और अगले 6 महीने में वापस हमारी इकोनॉमी जो है वो तेजी की राह पर चल पड़ेगी। और ऐसे में दूसरे सेक्टर्स भी, जैसे मैंने बताया, ऑटोमोबाइल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी तेजी से चलेंगे। और अगर आप स्टेडी और स्लो ग्रोथ चाहते हैं तो एफएमसीजी और फार्मा में भी पैसा लगा सकते हैं। शुक्रिया शर्मा जी। यानी साफ तौर पर प्रदीप जी, इनकी बात सुनकर लग रहा है कि अभी बनारस के निवेशकों के लिए ये सलाह जरूर है कि अभी थोड़ा सा पैसा जरूर लगाइए, अभी कुछ स्टॉक्स जरूर खरीद डालिए। जी हाँ, तो फिलहाल मौके हैं बाजार में और मौके हैं बनारस के ब्रोकिंग बाजार में भी। जैसे कि यहाँ के कारोबारी बता रहे हैं, थोड़ी सी जरूरतें हैं, कमियां हैं जो दूर होने वाली हैं। लेकिन शुक्रिया वक्त इजाजत लेने का शर्मा जी और आशीष साहब दोनों का मुंबई स्टूडियो में शामिल होने के लिए, और साथ ही यहाँ पर बंसल साहब और टिब्रेवाल साहब आपका शुक्रिया, और साथ ही बनारस के सारे निवेशकों और ब्रोकर्स का भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बात होगी बनारस को किस तरह से एक फ्यूचर सिटी बनाया जा सकता है, कौन से कारोबार हैं जहां पे काफी पोटेंशियल है और क्या कर रहे हैं यहां के कारोबारी। बनारस के जाने माने बिजनेसमैन कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।